अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीडियाट्रिक्स टेंथ सेमेस्टर के सेकंड लेक्चर है आज का मेनिंजाइटिस। प्लीज़ इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि रूटीन की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम डॉक्टर आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। मेनिंजाइटिस होता क्या है? दिस इज द इन्फेक्शन इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द meninges surrounding the brain by direct inoculation or hematogenous spread। होता क्या है? या तो इन्फेक्शन होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे सोजश हो जाती है जो टोटली ब्रेन की कवरिंग्स हैं जिसको meninges कहते हैं। या तो डायरेक्ट इनोकुलेशन से कि बैक्टीरिया डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं या फिर ब्लड के ज़रिए स्प्रेड होके वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि नीचे ऊपर आपकी ये स्किन है। स्किन के नीचे जो है वो आपका एपोनेरोसिस होता है और उसके नीचे दिस वन जो है ये आपकी बोन है। बोन के नीचे जिसे स्कल बोन है आपकी ये वाली, और इसके नीचे ये देखेंगे 3 लेयर्स हैं आपके मेनिंजाइस कवरिंग की, और ये आपका सारा ब्रेन मैटर पड़ा हुआ है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट है वो आपकी ड्यूरा है, उसके बाद जो है वो आपकी रेक्नाइड मैटर है और उसके बाद ये पाया मैटर आती है। तो ये 3 कवरिंग्स हैं ब्रेन की जो कि बोन्स के स्कल बोन के बाद शुरू होती हैं और आपके ब्रेन मैटर को कवर करती हैं। तो इन ड्यूरा को छोड़ के बाकी जो एरेकेनाइड और पाया मैटर है इसकी इन्फेक्शन हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो दोनों कंडीशंस में जो है हम उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं अगर ये दोनों हो जाए। It can be caused by bacteria, viruses are rarely fungi। बैक्टीरियल है, वायरस कर सकते हैं और बहुत कम जो है वो फंगस इन्वॉल्व होती है। जो वायरल मेनिंजाइटिस है मीन्स वो जो मेनिंजाइटिस जो वायरल वायरसेस की वजह से होती है इस काज प्रिंसिपली बाई द एंटेरो वायरस इंक्लूडिंग कौसाकी वायरस है, इको वायरस है, अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में होता है और कोली वायरस है। ये डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि मेनिंजाइटिस जो है वो उसको कोज करते हैं। अच्छा जी, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बैक्टीरिया शामिल हैं वो है आपका स्टेफ निमोनी है, नज़ेरिया मेनिंजाइटिस है और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। जो एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी की मेनिंजाइटिस है डिक्रीज ड्रामेटिकली एज रिजल्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इन्फ्लुएंजा की आपको पता है कि जो आपका इम्यूनाइजेशन प्लान है बच्चों में उसमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन दी जाती है, तो इसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस काज होता है उसके चांसेस बहुत कम हो गए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजेंस कि वो बैक्टीरिया जो कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसकी की हुई है कि 1 मंथ ऑफ एज से लेके लेस दैन 3 मंथ्स तक जो है उसमें जो GBS है वो 39% मेनिंजाइटिस काज करता है। ग्राम नेगेटिव बैसिली जो है वो 32% काज करते हैं। स्टेफ निमोनी जो है वो 14% काज करता है और एन मेनिंजाइटिस जो है वो 12% काज करते हैं 1 मंथ से लेके लेस दैन 3 मंथ तक। दूसरा जो ग्रुप है उसमें मोर देन 3 मंथ से लेके लेस देन 3 इयर्स तक है। यहाँ पे जो एस निमोनिया है वो टॉप पे आ गया है, 14% से 45% तक आ गया हुआ है, और एन मेनिंजाइटिस जो है वो 12% से 34% पे चला गया हुआ है। और GBS और ग्राम नेगेटिव उसकी शरह मतलब मीन्स कि जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाती है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट होते जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि जो मोर देन 3 ईयर्स से लेकर लेस देन 3 इयर्स तक है तो एस नमोनिया जो है वो 47% के साथ टॉप पे और एन मेनिंजाइटिस जो है वो 32% के साथ है। इसमें से जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और GBS है वो यहाँ से निकल गए हुए हैं। और मोर देन 10 ईयर्स से लेके लेस देन 29 ईयर्स तक जो एन मेनिंजाइटिस है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो कि मेनिंजाइटिस काज करता है। अच्छा जी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या होती हैं? प्रीसीडिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर कॉमन। बच्चों में पहले नज़ला ज़ुकाम जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं उसके बाद मेनिंजाइटिस में भी पॉसिबल है। रैपिड ऑनसेट है निमोनिया के साथ और मेनिंजाइटिस के साथ। इंडिकेशन ऑफ मेनिंजल इन्फ्लेमेशन इंक्लूड्स हेडेक है, इरिटेबिलिटी है, नोजिया, नेक रिजिडिटी, लिथार्जी, फोटोफोबिया एंड वॉमिटिंग। ये कॉमन है, ये उसके साइन सिम्टम्स में आता है कि पेशेंट को सर दर्द है, इरिटेबल होता है पेशेंट, नोजिया मतली आने को करती है, नेक रिजिडिटी होती है कि गर्दन आपकी अकड़ जाती है,
लेथार्जी है कि पेशेंट बिल्कुल फटीग महसूस करता है, फोटोफोबिया जो है आंखों के आगे अंधेरा आता है, वॉमिटिंग जो है वो आपकी उल्टी भी आती है, और फीवर जो होता है ये यूजुअल प्रेजेंटेशन है। हर बंदे जो पेशेंट है मेनिंजाइटिस का उसमें फीवर जरूर होगा अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से है तो। कर्निंग एंड ब्रूसेस की साइंस जो है वो मेनिंजल इरिटेशन यूजुअली आर पॉजिटिव इन चिल्ड्रन ओल्डर 12 मंथ से 1 साल से ऊपर जो बच्चा है उसमें जो है वो आपकी 1 साल से जो ऊपर बच्चा है उसके अंदर ये दोनों साइंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। यंग इन्फेंट्स साइंस ऑफ मेनिंजल इन्फ्लेमेशन में भी मिनिमल विद ओनली इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होगा, डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस होगा और पुअर फीडिंग होती है। ये आपको 2 फिगर्स नीचे नज़र आ रही हैं। कर्निंग साइन में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को स्ट्रेट सीधा लटा के उसके बाद उसकी हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे आप इसको फ्लेक्स करते हैं तो अगर आप आपके जो हिप जॉइंट और नी जॉइंट अगर इसको आप यहाँ के फ्लेक्शन करके यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो फुल्ली एक्सटेंड जो है वो नहीं होती, 90% सीधी टांग नहीं जाती। अगर ना जाए तो ये आपका कर्निंग साइन पॉजिटिव है। और जो है आपका ब्रुडजुनकी साइन जो है वो उसमें ये होता है कि पेशेंट को बच्चे को सीधा लटाते हैं, उसकी नेक को फ्लेक्स करते हैं तो टांगें खुद ब खुद फ्लेक्स हो जाती हैं। अच्छा जी, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस है। फोकल जो होते हैं कि जो पूरी बॉडी में ना हो, सिर्फ मखसूस हिस्सों में हो, वो हो सकते हैं। सीजर्स है, झटके लग सकते हैं, आर्थराइजिया है, बॉडी पेन्स हो सकती हैं, माइल्जिया है, मसल्स पेन हो सकती हैं, पर्टिकुलर आर्टिकुलर लीजन्स हैं, जिसम के ऊपर छोटे छोटे दाने जो हैं वो निकल सकते हैं। और सबसे एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है कि पेशेंट जो है उसमें सेप्सिस हो सकता है, शॉक में हो सकता है, कोमा में अकर। अच्छा जी, इसके साथ ये होता है क्योंकि मेनिंजियल इरिटेशन होती है आपकी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब देखेंगे जो स्कल है आपकी वो बोनी कैविटी जो है वो बिल्कुल छोटी सी है, उसके अंदर ब्रेन भी पड़ा है, दिमाग भी पड़ा हुआ है, मेनिंजेस भी पड़ी हुई हैं, ब्लड भी है और सीएसएफ भी है। चूँकि ये क्लोज कैविटी है, एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो किसी एक चीज़ का भी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा तो उससे वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये जो कवरिंग है आपके मेनिंजेस हैं, जब चूँकि ये इन्फ्लेम्ड होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सर दर्द है, दो नज़र आते हैं, डिप्लोपिया, वॉमिटिंग है, उल्टी आने को करती है, बल्जिंग फॉन्टेनेली। अब चूँकि बच्चे जो होते हैं उसके जो स्कल बोन्स हैं वो आपस में प्रॉपरली एडहेरेंट नहीं होती, दरमियान में जो होता है फॉन्टेनेली होते हैं, नरम हड्डी जिसे कहते हैं वो होती है, तो वो बल्ज आउट कर जाएगी, टोसिस हो जाता है, 6 नर्व पाल्सी है, ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस रुक जाता है। दे आर ऑल इंक्रीज साइंस ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पेप्लेडिमा इज अनकॉमन, आंखों का जो होता है कि सूज जाती हैं, वो बहुत अनकॉमन है। अच्छा जी, न्यूरोलॉजिकल ये सब जितनी भी सारी की सारी हैं, ये फोकल डेफिसिट्स हैं, सीजर है, हियरिंग लॉस है, विजन इंपेयरमेंट होती है। मोस्ट कॉमन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल जो होती है वो आपका हियरिंग लॉस होता है कि सुनना जो है, सुनने की जो हिस्सा है वो मुतासर होती है। कॉम्प्लिकेशन में जो है वो सब ड्यूरल इफ्यूजन हो सकती है, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, सेरिब्रल इन्फॉक्शन होती है, हाइड्रोकेफलस होती है, डायबिटिक इंसिपिडिस होती है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन से आर्थराइटिस और निमोनिया, ये सारी की सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। डायग्नोज हम कैसे करते हैं? यूजुअली ये होता है कि कमर से पानी निकालना, जिसको कहते हैं कि सीएसएफ देते हैं थ्रू लंबर पंक्चर, और उसका फिर केमिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, WBC, सफ़ेद सेल्स देखते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्राम स्टेनिंग करवाते हैं उसकी। अच्छा, चूँकि हम पढ़ चुके हैं आगे कि 3 किस्म की है, बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है और ट्यूबरकुलस होती है। तो जो नॉर्मल आपके WBCs हैं वो 0 से 5 होते हैं और मैक्सिमम 30 हो सकते हैं न्यूनेट्स के अंदर। तो बैक्टीरियल में ये 100 से लेकर 100,000 तक होते हैं, वायरल में 50 से 1000 तक होते हैं, ट्यूबरकुलस में 100 होते हैं। ग्लूकोज जो नॉर्मल होता है वो 45 से 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में ये लो होगा, लेकिन वायरल में ये नॉर्मल रहता है। प्रोटीन जो है वो 20 से 45 मिलीग्राम डेसीलीटर होती है। बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में ये हाई आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन वायरल में बहुत कम होती, ज़्यादा है लेकिन बहुत कम होती है। इसी तरह जब हम ग्राम स्टेनिंग कराते हैं तो ये ट्यूबरकुलस और वायरल में ये नेगेटिव होगा, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो पॉजिटिव देते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में जो है वो आपकी आती है कि न्यूनेट्स जो होते हैं उसमें पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन से स्टार्ट करते हैं और सेफोटेक्सिन जब देते हैं।
Cefotaxime will treat GBS and gram-negative enteric and penetrate the CSF. Ampicillin is mainly used for the effectiveness against Listeria monocytosis. यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जब हमने एंटीबायोटिक चूज़ करनी है कोई भी दिमाग के किसी भी बीमारी के लिए, तो हमने ऐसी एंटीबायोटिक चूज़ करनी है जो ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सके। वो तमाम एंटीबायोटिक जो ब्रेन बैरियर क्रॉस ना कर सके उनका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास आती है वो थर्ड जनरेशन कैफेलोस्पोरेंस है, जैसे सेफोटेक्सीम है। ये CSF जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस कर सकती है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है यहाँ पे। इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आउटसाइड द न्यूनेटल एज ग्रुप थर्ड जनरेशन कैफेलोस्पोरेंस बता चुका हूँ। ये क्या करते हैं, यूजली यूज फॉर एम्पेरिकली करते हैं। और वैंकोमाइसिन जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो होते हैं इस नमूनी के, वो रेजिस्टेंस स्ट्रेन या वो बैक्टीरिया नमूनियाई जो कि थर्ड जनरेशन के कैफेलोस्पोरेन ना ट्रीट कर सके, उसके लिए हम वैंकोमाइसिन जो है वो देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो 10 से 14 दिनों तक के लिए होता है। एस नमूनी के लिए 5 से 7 दिन का होता है, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस के लिए, और 7 to 10 डेज़ के लिए जो होता है वो इन्फ्लुएंजा के लिए होता है। मीन्स के रूटीन में 10 दिन तक हमें कम से कम जो है वो एंटीबायोटिक उसकी ट्रीटमेंट देनी है। डेक्सामेथासोन जो है वो हम दे सकते हैं। ये जो हीयरिंग लॉस मैंने आपको बताया था कि एक ही कॉम्प्लिकेशन जो होती है जो परमानेंट होती है वो हीयरिंग लॉस है, उसको कम करने के लिए हम डेक्सामेथासोन देते हैं पहली डोज एंटीबायोटिक की पहली डोज के साथ ही। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स, अब वो बच्चा जिसको मेनिंजाइटिस हो चुका है उसके करीब तरीन जितने भी बच्चे होंगे सबको हमने प्रोफिलैक्सिस देना ही देना है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि कोई कमी बेशी अगर रह गई हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।